दोस्तों, हमारे देश की लिबरल गैंग ने सालों से एक धंधा चला रखा था, भारत को गाली दो और बदले में तालियां बटोरो। और इस गैंग की सबसे फेवरेट दुकान कौन सी थी? वो थी कश्मीर। सालों तक हमारे दिमाग में यह बात ठूसी गई कि कश्मीर की असली विलन तो इंडियन आर्मी है। वहां का नौजवान तो बेचारगी में बंदूक उठाता है, और पाकिस्तान पाकिस्तान तो बस एक बहाना है। पाकिस्तान को बदनाम किया जा रहा है, जो कि पाकिस्तान खुद भी कहता है। बोलेंगे, हम आतंकवाद के खिलाफ बोलेंगे, हम सैनिकों का सम्मान करते हुए इस बात को बोलेंगे कि कश्मीर के अंदर महिलाओं का बलात्कार किया जाता है सुरक्षा में। Whereas when rape is used as a means of domination by upper castes, by the army or the police, it's actually it's not even punished. It doesn't even get punished. A Human Rights Watch report found that at the height of the insurgency, rape by the security forces in Kashmir was widespread. जनक बयान दिया है, शहादत का अपमान किया है और आजम खान ने सेना के जवानों पर रेप का आरोप लगा दिया। लेकिन दोस्तों, अब प्रखर गुप्ता के पॉडकास्ट ने इस पूरे गैंग की हवा निकाल दी है। इस पॉडकास्ट में जो बंदा बैठा हुआ है वो कोई बीजेपी का नेता नहीं है, वो कोई आर्मी का ऑफिसर भी नहीं है। इसका नाम है मुश्ताक, जो कि खुद एक लोकल कश्मीरी था और जो कभी एक्सट्रीम ब्रेन वॉशिंग के कारण हिजबुल का टेररिस्ट बन चुका था। जी हाँ, ये आदमी एक पूर्व आतंकवादी है। फिर जब उसने असलियत जानी तो वो फिर पलट गया और 30 सालों तक वो इंडियन आर्मी के लिए अंडर कवर स्पाई बनकर काम कर रहा था, पूरी इंफॉर्मेशन दे रहा था। अब ये सारी चीज़ें आप थोड़ा इस वीडियो को और सारी क्लिपिंग्स को ध्यान से देखिएगा, ताकि पूरा का पूरा नैरेटिव आपके समझ में आए। यानी कि जो बातें अरुंधति राय और कन्हैया टाइप के लोग कहते हैं कि भाई एसी कमरों में बैठ के जो ये बातें करते हैं, डिस्कशन करते हैं, ये जो बंदा सब बता रहा है, ये सब जमीन पे देख कर आया। उसने अपनी आंखों से सब कुछ देखा था और इस पॉडकास्ट में उसने लिबरल्स जो गैंग है पूरा, उसके झूठ को सीधे सीधे एक्सपोज कर दिया। सारी चीज़ें उसने बताई। मिसाल के तौर पे इन लिबरल्स ने हमेशा से एक नैरेटिव बेचा है कि भाई कश्मीरी नौजवान जो है वो तो इंडिया के जुल्म से तंग आकर बंदूक उठा लेता है। इसके जवाब में मुश्ताक बताता है कि वो खुद किसी जुल्म की वजह से नहीं, बल्कि एक लड़की को पटाने के चक्कर में बहक गया था। कपड़े बांधते थे, यहाँ उस पर कलिमा लिखते थे और जलसा जुलूस करते थे, तो उनको लगा कि ये लड़का जोश वाला है। मेरे को जोश दूसरा था, लड़की पटाने का। अब उस जमाने में ये खुद बताता है कि उस जमाने में कॉलेज में जिसके पास पिस्तौल होती थी उसका बहुत रौब होता था, तो लड़कियां उसी की तरफ देखा करती थी। वो खुद कहता है कि उस वक्त सलमान खान या जितने भी जो स्टार्स थे बॉलीवुड के, उनकी कोई वैल्यू नहीं थी जितनी वैल्यू उस लड़के की थी जिसके पास पिस्तौल होती थी। और उनमें से अगर किसी के पास AK-47 हो तो उसकी वैल्यू और बढ़ जाती थी। जो हमारे सेलिब्रिटी है ना, बड़े बड़े हीरो, इनकी उतनी वैल्यू नहीं जितनी कॉलेज में उस वक्त उसकी वैल्यू थी जिसके पास पिस्टल, ग्रेनेड, AK, तो जिसके पास AK वो तो आप बादशाह हो गया। अब वो ये भी बताते कि उसे पैसे की कोई दिक्कत नहीं थी, यानी कि कोई गरीबी वाला चक्कर नहीं था, ना कोई जुल्म जैसा कुछ हुआ था उसके साथ। बस एक बचकाना शौक उसे उस रास्ते पे ले गया था। इसके बाद मुश्ताक एक ऐसा खुलासा करता है जो सीधा पाकिस्तान की पोल खोलता है। मुश्ताक ने बताया कि उसकी पूरी ट्रेनिंग से लेकर ब्रेन वॉशिंग तक सारी चीज़ें, सब कुछ पाकिस्तानी आर्मी द्वारा स्पॉन्सर्ड थी। वहाँ बाकायदा ऐसा माहौल बनाया गया था, उसे बताया गया था कि भाई अपनी जान देकर तुम शहीद बन जाओ, फिर तुम्हें 72 हूरें मिलेंगी। और यही नहीं, असली जिहाद भी यही चीज़ें, यही सारी चीज़ें इसके दिमाग में भरी गई थी। इसका पूरा ब्रेन वॉश किया गया था। पाकिस्तान आर्मी ने, वो रेंजर्स थे, उन्होंने हलवा शलवा खिलाया, दाएं से भी जहाद, बाएं से भी जहाद। वो टेप रिकॉर्डरों में लगा था वो बड़े बड़े मौलवियों का वो लेक्चर कि जब तुम मिट्टी में मिल जाओगे उससे पहले ही हूरें मिलेंगी उधर, ये वो दिस एंड दैट। बड़ा ना वो एकदम। और वो अकेला नहीं था वहाँ पे, उसके जैसे सैकड़ों कश्मीरी लड़के वहाँ पर एक साथ इसी फैक्ट्री में डाले गए थे, यानी आतंकवाद की फैक्ट्री में, जिसे सीधे पाकिस्तानी आर्मी और ISI कोऑर्डिनेट कर रही थी, यानी पूरी तरह से ऑपरेट कर रही थी। अब मुश्ताक बताता है कि पाकिस्तान की तो पॉलिसी यही है कि जो भी कश्मीरी बॉर्डर पार आ जाए इस तरफ, उसके हाथ में एक बंदूक थमा दो ताकि वो जाके वापस इंडियन आर्मी पे हमला करे। उसने अपने शब्दों में कहा कि कोई कश्मीरी कुत्ता भी अगर बॉर्डर पार करके उस तरफ चला जाए तो उसे भी वो लोग हथियार दे देंगे। ये पाकिस्तान की पॉलिसी है। यानी पूरी जो आग है वो पाकिस्तान की सोची समझी प्लानिंग के तहत ही लगाई गई थी, और हमारे यहाँ के जो बुद्धिजीवी हैं वो इस आग का ठीकरा इंडिया के सर पर या इंडियन आर्मी के सर पे फोड़ते रहे हैं। बोलेंगे, हम आतंकवाद के खिलाफ बोलेंगे, हम सैनिकों का सम्मान करते हुए इस बात को बोलेंगे कि कश्मीर के अंदर महिलाओं का बलात्कार किया जाता है सुरक्षा में।
अब ये प्रोपेगेंडा चलाया कैसे जाता है इसको भी समझिए। हमारे देश में तो कन्हैया कुमार, अनुनिति रॉय जैसे लोग हैं जो इसे आगे बढ़ाते हैं, वहीं पाकिस्तान क्या करते हैं, पाकिस्तान एक दूसरी चाल चलता है। अब ये चीज़ें मुश्ताक नहीं बताए हैं कि एक अमेरिकी कांग्रेसी था स्टीफन सोलरेस, वो वहाँ पे आता है, पाकिस्तान आता है, और पाकिस्तान ने पूरी एक नकली कहानी रची। पाकिस्तान ने एक नकली रेफ्यूजी कैंप खड़ा किया था, वहाँ पे महिलाओं को बिठाया गया, उन्हें पूरी कहानी रटाई गई, उन्हें रुलाया गया, बयान दिलवाए गए कि इंडियन आर्मी ने उन पर जुल्म किए हैं। ये पूरी सब कुछ एक फिल्म की शूटिंग जैसा था, यानी पूरा एक सेट बनाया गया, पूरी फिल्म की शूटिंग जैसा सब कुछ बनाया गया, सिर्फ दुनिया को बेवकूफ़ बनाने के लिए उनसे एक्टिंग करवाई गई थी। तो जिन अत्याचारों को आधार बनाकर ये लोग आर्मी को बदनाम करते हैं वो सारे प्रोपेगेंडा थे, कुछ उसमें सच्चाई नहीं थी। वहाँ औरतें थी, हमको दिया गया, हमको बोला गया तुम लोग घर वाले हैं, ब्रीफ किया। अच्छा, पूरी कहानी ब्रीफ कर दी? पूरी कहानी ब्रीफ कर दी, हमको बिठाया वहाँ, बिल्कुल वो फिल्मिस्तान बनाया उन्होंने। अब उस समय जो भी कुछ कराया गया था वो सारा का सारा प्रोपेगेंडा था, जो खुद उस समय का टेररिस्ट अब कैमरे पे एक्सपोज कर रहा है। रामपुर के वासियों, इसी तरह दूसरे दिन स्टीफन सोलाज आया, सुबह सुबह वहाँ ब्रीफिंग चल रही थी, हम रो रहे थे, हमारी औरतें रो रही थी, इंडियन आर्मी ने बहुत जुल्म किया हमारे ऊपर, हम भाग के आए, जान बचा के आए, हमको बचाओ, हमारे को यूएनओ के अंडर कर दो, हमारे को अमेरिका के अंडर करो। हमारे को हिंदुस्तान आर्मी ने बहुत जलील किया, हमारे औरतों के साथ। अब आगे वो और भी चीज़ें बताता है कि जब भी किसी कश्मीरी मौलवी या नेता की हत्या होती थी तो वो जो पूरा गैंग था वो बिल्कुल फट से इल्ज़ाम लगा देता था इंडियन आर्मी पे। जिस पर मुश्ताक बताता है कि खुद जो सिस्टम था, जिस सिस्टम के अंदर वो था, सारी चीज़ें वो साफ साफ देख रहा था, तो वो बताता है कि भाई जैसे कि मौलवी फारूक, काजी निसार, अब्दुल गनी लोन और इस्लाम के बड़े स्कॉलर प्रोफेसर मुशर्रुल हक, इन सबको टेररिस्ट ग्रुप ने खुद ही मारा था और इल्ज़ाम इंडिया की एजेंसियों पर डाल दिया। अब कई बार ये लोग इंडियन आर्मी की वर्दी पहन के भी इस तरह के कत्ल किया करते थे ताकि शक जो था वो सीधे सीधे इंडियन आर्मी पे जाए, भारतीय फौजियों पे जाए। अब आपने अक्सर सुना होगा कि कश्मीर में हजारों लोग जो थे वो गायब हो गए और इनके पीछे भी इंडिया को ही कटघरे में खड़ा किया जाता था। मुश्ताक बताता है कि कुछ एनजीओज का तो काम यही था कि भाई गायब लोगों की एक लिस्ट वो बनाएंगे ताकि इल्ज़ाम सीधे सीधे इंडियन आर्मी पे मढ़ा जा सके, जबकि असली जो सच था कि भाई इसमें से ज़्यादातर लोग तो या तो बॉर्डर पार करके खुद ट्रेनिंग कैंपों में जाते थे और ट्रेनिंग के दौरान मारे जाते थे, या फिर वो बर्फ़ में दब के मर गए, या खुद पाकिस्तानी एजेंसीज़ को लगा कि भाई इनको पाकिस्तानी एजेंसीज़ को इन पर शक हो गया कि ये तो कहीं इंडिया के जासूस ना हो। गेम यही थी कि जो भी बॉर्डर पर मरा, कोई एवलांच में मरा, उन लड़कों के नाम लिखने हैं और इंडिया को बदनाम करना है दुनिया में, इंडिया को ब्लेम करना है कि ये तूने क्या किया। ये खुद पाकिस्तानी एजेंसियों के शक के आधार पे उन्हें गायब कर दिया क्योंकि उन्हें लगता था कि कहीं ये इंडिया के एजेंट ना हो, यानी पाकिस्तान ने खुद मारा और खुद गायब किया और दुनिया भर में रोना इंडिया के नाम पे रोया गया। बहुत से लोगों के ऊपर शक हुआ पाकिस्तान इंटेलिजेंस को कि ये एजेंट है। अगर वहाँ कोई खाने का पर ये बोलता कि ये खाना ठीक नहीं, उसको भारतीय लेबल लगा के गायब। अब मुश्ताक एक बहुत ही बड़ी बात बताता है, बहुत ही बड़ी बात कहता है कि पाकिस्तान ने असल में कश्मीरी आतंकवादियों को सिर्फ इस्तेमाल किया है। जिहाद के नाम पे ब्रेन वॉशिंग तो ये लोग कर देते हैं, लेकिन ये इनके लिए, पाकिस्तानियों के लिए जिहाद एक धंधे से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। यानी कि जो मजहबी एंगल है पाकिस्तानी उसको नहीं ध्यान में रखते हैं, बल्कि ये इनके लिए एक धंधे से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। अब मुश्ताक खुद एक दौर में साउथ कश्मीर में टेरर फाइनेंस कर रहा था। इफ इट इज होली वार, इफ इट इज जहाद, तब ऐसा नहीं होना चाहिए। ये क्या है? पेशावर में छपे नकली इंडियन नोट का आधा माल उसी के पास आता था और वो बताता है कि कैसे ज़कात और विदेश से आने वाला पैसा जो गरीबों तक पहुंचना चाहिए उसकी बजाय वो आतंकवाद की भट्टी में झोंक दिया जाता था। ये हमारे देश को एक कमज़ोर करने की बहुत बड़ी चाल थी, गहरी चाल थी कि लड़का उधर मारा गया, लड़का उधर गायब हो गया, डिसअपेयर यहाँ दिखाया जो वो एनजीओ। अब मुश्ताक बताता है कि इसमें जो बड़े बड़े नेता थे सेपरेटिस्ट ग्रुप के, उनकी जो प्रॉपर्टी थी वो तो 100 गुना बढ़ गई। उनके बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं और जिन गरीब बच्चों को ये बंदूक थमाकर मरवा देते हैं वो गरीब का बच्चा होता है, उसके घर में 2000 रुपए की जो पेंशन है, जो मदद है, वो भी नहीं पहुंचती आसानी से। मुश्ताक ये भी बताता है कि बहुत सी पत्थरबाजी
असलियत में जो थी वो सिर्फ पैसों की वजह से होती थी, यानी पैसा लो और पत्थर फेंको। अब यही चीज़ बिल्कुल सच लगती है, क्योंकि जब नोट बैन हुए 500 रुपए के नोट और 1000 के, तो पत्थरबाजी सडनली कश्मीर से बंद हो गई थी। तो सभी को बिल्कुल पता चल गया था कि भाई इसके पीछे पैसा है। उसमें भी हमने देखा, उसमें भी घोटाला। जो बड़े बड़े लोग, जो सीनियर लोग, वो घोटाला कर रहे हैं। अच्छा, वो बड़े बड़े लोग बड़े बड़े अच्छी अच्छी सुविधाओं में रहते हैं। हम भेड़ बकरियों की तरह एक कैंप में थे कि हमारे नाम पर पैसा आता है खर्चा के लिए, जेब खर्चे के लिए आता है, हफ्ते में इनको 100 रुपये देना चाहिए, आता है पैसा। वो जो हमारा अमीर बैठा है ऊपर, जो बड़ा है कैंप में, वो हमको नहीं देता। और चौंकाने वाली बात यह है कि ये जो सारा चीजें चल रही थी, इसमें सिर्फ सेपरेटिस्ट ही इन्वॉल्व नहीं थे, बल्कि मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज भी इसमें इन्वॉल्व थी। वो साफ बताता है कि 2010 में जब एक पार्टी की सरकार थी तो जो विरोधी पार्टी थी उसने आग लगाई, और फिर जब 2016 में दूसरी पार्टी की सरकार आ गई तो पहली वाली ने पीछे से आग लगाने का काम शुरू कर दिया। तो ये सारा पॉलिटिकल गेम इनका चल रहा था। अब दोनों पार्टियां कौन सी थी वो आप समझ चुके होंगे कि वो दोनों पार्टियों में किसका नाम लिया जा सकता है। कितने लोग मरे जी। मोहब्बत जी की सरकार थी, हाँ 2010 में उमर अब्दुल्ला की सरकार थी। क्यों नहीं? इनका वो नहीं है, इनका इरादा नहीं है। ये पाकिस्तान को भी खुश रखते हैं और हिंदुस्तान को। दोस्तों उसके अलावा जो उसने ऐसे ऐसे क्लेम्स किए हैं जो पूरे के पूरे प्रोपेगेंडा की धज्जियां उड़ा देता है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है यहाँ पे, जो लिबरल्स के लिए भी बहुत ही रोने वाली बात है, कि ये जो मुश्ताक है, ये आज की जो सरकार है, मोदी जी की सरकार, उसको खुलकर क्रेडिट देता है, उसकी खुल की तारीफ करता है। और आज जो पूरी कश्मीर में जो बिल्कुल बदल चुका है, उसके लिए क्रेडिट वो पूरी तरह से मोदी सरकार को या अमित शाह जी को देता है। अब हालात पूरी तरह से बदल चुके हैं। वो खुद कहता है कि 2019 के बाद कोई भी पत्थरबाजी नहीं हुई है, ना ही कोई पत्थरबाज बच्चा मारा गया है। अभी अगर माँ का बच्चा बच रहा है, ये पुण्य काम अमित शाह जी का है। कमाल की बात है। किसी मतलब मैं अमित शाह जी की इतनी तारीफ किसी मुसलमान आदमी से सुनना बड़ी यूनिक बात होती है अपने नहीं, आप देखो में। देखो, जो सही है वो सही है। और आज जो रिपोर्ट्स हैं वो सीधे ऊपर तक जाती हैं, इसलिए कोई भी गड़बड़ करने से पहले 10 बार सोचता है, क्योंकि उसको पता है कि भाई ऊपर तक रिपोर्ट जाएगी तो पकड़ा जाएगा। और अंत में वो इंडियन आर्मी के लिए भी एक ऐसी बात कहता है जो इस पूरे पॉडकास्ट का सबसे खूबसूरत हिस्सा है। जो आदमी खुद कभी एक आतंकवादी हुआ करता था, वो खुद कहता है कि दुनिया में कोई ऐसी आर्मी नहीं मिलेगी जिसने कल के एक दहशतगर्द को अपनाया हो, उसे एक ऑफिसर बनाया हो और उस पर इतना भरोसा किया हो। वो कहता है कि इंडियन आर्मी ने उसे राख से उठाकर आसमान तक पहुंचा दिया, और यह सिर्फ इसी देश में, इसी संविधान में और इसी भारतीय आर्मी में हो सकता है, जो कि पूरी तरह से मुमकिन है। यानी जिस इंडियन आर्मी को या लिबरल गैंग जो है, कम्युनिस्ट गैंग है, ये जालिम बता रहा है, उसी आर्मी की तारीफ खुलकर एक फॉर्मर टेररिस्ट कर रहा है। बहुत से लोगों को ये लग रहा था, अरे यार ये पाकिस्तान ट्रेंड है, इन पर क्या भरोसा करना है, इनको क्या आर्मी में ज्वाइन करवाना है। हालांकि काम ऐसे थे कि जो रेगुलर आर्मी या स्पेशल फोर्सेस भी नहीं कर पाए, काम वो थे। बट इतना था कि लाइन क्रॉस की थी, गलती थी। मैं भी आज कभी कभी बोलता हूँ कि हमने लाइन क्रॉस की थी। बन गई पलटन, पलटन ने शानदार काम किया और मेरे को जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर डायरेक्ट 2005 में अगस्त में बनाया। कोई फोटो है इसकी? मेरे को ही, हाँ मेरे को ही नहीं बनाया, और 3 लोगों को। और बेसिकली यही वो असली फर्क है जो ये जो गैंग है, कम्युनिस्ट गैंग, रेबल गैंग, ये आपको कभी नहीं बताएगा। पर देखिए ये जो सब रियलिटी बाहर आ रही है ना, ये इसलिए आ रही है क्योंकि सोशल मीडिया आज बहुत ज़्यादा जो है स्ट्रांग हो चुका है। लोग खुल के बात करते हैं, जो भी उनके मन में होता है वो कहते हैं। और आज मुश्ताक जैसे जो लोग हैं, वो प्लेटफॉर्म उनको एक मिल चुका है कि भाई वो अपनी बात कह सकते हैं पॉडकास्ट के थ्रू, ताकि लोगों को सच्चाई पता चले। और मैं प्रखर गुप्ता की भी तारीफ करूंगा कि उन्होंने इस तरह के आदमी को बुला के एक मौका दिया, जो कि ये पूरा जो नैरेटिव था इनका, वो पूरा ध्वस्त हो गया इस एक पॉडकास्ट से। इसी से इन प्रोपेगेंडा चलाने वालों का पूरा जो सच है वो एक्सपोज हो जाता है। और इसीलिए ऐसे पॉडकास्ट बार बार होने चाहिए और भी लोगों को आना चाहिए और वो बताएं कि सच क्या है, ताकि पूरी दुनिया इसे जान पाए। और जब एक ऐसा आदमी जो खुद, जिसने कभी बंदूक उठाई हो, जो बॉर्डर पार करके उस तरफ गया हो, और वो आकर ये सब बताता है, तो उसकी जो बात है, उसकी जो वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और ये जो बुद्धिजीवी जो है, लिबरल कम्युनिस्ट, जो जिस तरह से गंदगी पूरी विचारधारा की फैलाते हैं अपने टीवी चैनल्स के जरिए, अपने यूट्यूब चैनल्स के जरिए, कैमरों पे आके, मीडिया के जरिए, उनकी पूरी पोल खुल जाती है। और इस तरह का जो एक पॉडकास्ट होता है, वो 1000 जो लेक्चर होंगे इस तरह के लोगों के, कम्युनिस्टों के, उन पे भारी पड़ता है, क्योंकि ये सच है। और यही वजह है कि ये सच जान के जो पूरा गैंग है इनका, ये पूरी तरह से हिला हुआ है, इस पॉडकास्ट से पूरा हिला हुआ है।
और मुझे लगा कि मुझे बिल्कुल इसके बारे में बात करनी चाहिए, ताकि जो कश्मीर इतना इंपॉर्टेंट मुद्दा है हमारे देश का, यहाँ इतने सालों से हम इसके लिए लड़ रहे हैं, बात कर रहे हैं, और जो सच्चाई है देखिए वो क्या है और क्या हमें बताई जाए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही था। आपको कैसा लगा हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का आइकन प्रेस कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।